हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर जो कि थोड़ा हॉरर सा है पर है भी प्यारा। अगर आप इसको अच्छे से समझोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये चैप्टर। और पता है ये इतना ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। अभी आपको शुरू शुरू में पढ़ रहे होगे तो इसलिए आपको थोड़ा लगेगा कि ये क्या चीज़ है, बट यू जब आप इसको समझोगे ना तो बहुत ईजी भी है, स्कोरिंग भी है और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, और मेरी कोशिश यही रही है कि आई विल टीच यू स्टेप बाय स्टेप और बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, सो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट। ओके, तो ये वाला चैप्टर है हमारा और इसमें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो शुरू करें अपना चैप्टर। ओके, सो उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। और ये नोट्स चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर दिए। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो द बोथ। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो इसमें ना एक चीज देखो आप, मैंने सिलेबस खोल के रखा है आपका 2023 और 24 का। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। समझ में आ रहा है? ये देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा है ना, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम सबसे पहले वो कवर कर लेते हैं। देखो भाई, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है हमारा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होती है कि मतलब जितनी भी आपकी देश की इंडस्ट्रीज आ गई, देश का पैसा आ गया, देश की शॉप्स, फैक्ट्रीज, या फिर जहां से भी आपका पैसा आने लग रहा है, वो सब कुछ चीजें इकोनॉमी में आती हैं। ठीक है, ओके, सो इकोनॉमिक्स के दो पार्ट होते हैं। आपको 11th और 12th दोनों में पढ़ा है कि एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। ठीक है, माइक्रो का क्या मतलब होता है कि छोटा, ठीक है, छोटे लेवल पे हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। लेकिन मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, कि हम बड़े लेवल पे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि हम पूरे देश की, पूरी कंट्री की इकोनॉमी को एज अ टोटल तरीके से पढ़ रहे हैं। उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे पूरे देश की डिमांड, पूरे देश की सप्लाई, पूरे देश ने कितना इन्वेस्ट किया है, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, प्राइस लेवल, पूरे देश में टमाटर कितने महंगे हो गए, उनका प्राइस लेवल, है ना। तो इस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। अब यहाँ पर इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं हम किताबी भाषा में। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा पार्ट होता है इकोनॉमिक्स थ्योरी का जहां पर हम इकोनॉमिक्स को एज अ टोटल पढ़ते हैं या फिर एज अ होल पढ़ते हैं। समझ में आ गया? और ये ब्रॉड इकोनॉमी वाइज एग्रीगेट होता है। अब एग्रीगेट क्या होता है? जैसे छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के एक बड़ा पार्ट बन जाता है। ठीक है, जैसे छोटी छोटी फैक्ट्रीज को मिला के पूरे देश की तो क्या बन गई? इंडस्ट्री बन गई। तो ये होता है एग्रीगेट्स। हम इसमें एग्रीगेट्स को पढ़ते हैं, पूरे देश की या फिर पूरे इकोनॉमी की एवरेज निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड यानी कि पूरे देश की डिमांड, पूरे देश की सप्लाई, पूरे देश की सेविंग, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल, बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सेट्रा। ये क्या होती है भाई? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन मकसद क्या होता है कि ये जानना कि हमारे देश में सबसे ज्यादा इनकम कैसे बढ़ाई जाए और हमारे देश में सबसे ज्यादा नौकरियां कैसे बढ़ाई जाए। इसलिए क्योंकि ये लेवल ऑफ इनकम और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इस चीज की कोशिश करता रहता है कि कैसे इनकम बढ़ाई जाए लोगों की और कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जाए। इसी की वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। समझ में आया? अब मैक्रो इकोनॉमिक्स से एक तो हम देश की पॉलिसीज बना सकते हैं, देश की क्या इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज भी बना सकते हैं, और हम नेशनल इनकम भी निकाल सकते हैं हमारे देश की। ठीक है, तो ये होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। इतना समझ में है? ओके, अब नेक्स्ट देखो अपने सिलेबस में क्या क्या नेक्स्ट कंसेप्ट देखो कि बेसिक कंसेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है हमें। सबसे पहले हमें पढ़ना है कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम कंजम्पशन और कैपिटल गुड भी पढ़ लेते हैं। ये रहे, देखो, कंजम्पशन गुड एज वेल एज कैपिटल गुड, इसके बीच में हमें डिफरेंस देखना है या फिर ये होते क्या है वो देखो। सबसे पहले हम आते हैं कंजम्पशन गुड पे। किस पे? कंजम्पशन गुड पे। ये ऐसे गुड्स होते हैं या फिर ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि हमारी ह्यूमन की नीड्स को, हमारी जरूरतों को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी डायरेक्ट डिमांड होती है और इनकी दोबारा से प्रोडक्शन करने की कोई नीड नहीं होती। ठीक है, ये तो सीधा डायरेक्ट हम कंज्यूम कर लेते हैं या फिर हम लोग यूज कर लेते हैं, हम इंसान यूज कर लेते हैं। दैट्स वाई इसकी डायरेक्ट डिमांड है। और इसमें अगर हम ही यूज कर रहे हैं फाइनल तरीके से तो फिर इसको दोबारा से प्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, अच्छा, कंजम्पशन जो गुड्स होते हैं उनकी लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ होती है, मतलब इनकी लिमिटेड लाइफ होती है। जैसे कि खाना हो गया, लिमिटेड लाइफ है। क्लोथ्स हो गए, थोड़े टाइम बाद फट जाएंगे। ऑटोमोबाइल हो गया, थोड़े दिन बाद खराब हो जाएंगे, जैसे फोन, लैपटॉप वगैरह है। सो कंजम्पशन गुड होते हैं जिसको दोबारा प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता, जिसकी एक लिमिटेड लाइफ रहती है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, इस तरीके से, और जो कि डायरेक्टली हमारी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर देते हैं। इतनी बात समझ में आई? और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? ये कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो कि हमारी ह्यूमंस की जो डिमांड है वो इनडायरेक्टली पूरी करते हैं, या फिर हमारे ह्यूमंस की जो जरूरतें हैं वो इनडायरेक्टली पूरी करते हैं। सो इसकी डिराइव डिमांड है, मतलब क्योंकि
क्योंकि ये हमारी डिमांड डायरेक्टली पूरी नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली कर रहे हैं, सो इसकी डिराइव डिमांड है ना। और इसमें क्या होता है, जो भी हमारा बिजनेस है वो बढ़ाने में, जैसे हमारा बिजनेस कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रहा होगा या फिर कोई ना कोई सर्विस रेंडर कर रहा होगा, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में ये गुड्स हेल्प करते हैं। जैसे कि, और इनकी ना एक एक्सपेक्टेड लाइफ रहती है, 1 साल से ज़्यादा तो ये चलते हैं। जैसे कि आपकी बिल्डिंग हो गई, अगर आपने कोई बिल्डिंग बना ली या फिर आपने कोई बिल्डिंग ले ली, तो उस बिल्डिंग में आपका जो है सारा बिजनेस का सेटअप होगा, आपको रेंट देना नहीं पड़ेगा और आपका प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ जाएगा। जैसे फर्स्ट फ्लोर पे भी आपने प्रोडक्शन चालू कर दी, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी, तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ी है ना। उसके बाद आप मशीन्स और ज़्यादा ले आए तो और बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होगी, है ना। तो ये रेजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी करने में हेल्प करता है। टूल से भी आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों से, बिल्डिंग मशीनरी और टूल्स से प्रोडक्ट्स बनेंगे, सर्विस बनेंगी, जो कि हमारी नीड्स को या फिर ज़रूरतों को पूरा करेगी। तो ये इनडायरेक्टली तरीके से ये गुड्स हमारी वांट को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये था कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड। अब हमें पढ़ना है फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, ये देखो। फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं, या तो हम उनको डायरेक्ट कंज्यूम कर लेंगे या फिर डायरेक्ट हम लोग यूज़ कर लेंगे या फिर हम उसकी इन्वेस्टमेंट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे मान लो मैंने आज एक प्लॉट ले लिया, उसको मैंने रेंट पे दे दिया। आज मैंने प्लॉट में लगा दिए 10 लाख रुपए, कल को उससे 25,000 रुपए के रेंट आ रहे हैं, इस तरीके से आप मान लो। ठीक है, तो मैंने पहले पैसा लगाया, उसके बाद उससे पैसा आना चालू हो गया। सो दैट इज इन्वेस्टमेंट, कि आप एक जगह पैसा लगा रहे हो ताकि उससे आपको रिटर्न मिले कुछ। ठीक है, सो फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको आप या तो डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हो या फिर आप इन्वेस्ट कर देते हो। और ये नेशनल इनकम जो है आपकी और डोमेस्टिक इनकम, इन दोनों में इंक्लूड होते हैं। इनकी जो वैल्यू होती है, जैसे प्लॉट है, प्लॉट एक गुड है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू फाइनल गुड में भी और डोमेस्टिक फाइनल इनकम और नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होगी। ठीक है, इनकी डायरेक्ट डिमांड होती है। कैसी डिमांड होती है, डायरेक्ट डिमांड होती है, क्योंकि डायरेक्टली हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर देते हैं, है ना। और दे आर रेडी फॉर यूज, इनको अब दोबारा से प्रोडक्शन कैपेसिटी में जाने के लिए ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इनकी दोबारा प्रोडक्शन नहीं हो सकती या फिर इनके ऊपर और कुछ मतलब तोड़ा फोड़ी नहीं हो सकती, कुछ नई चीज़ नहीं बन सकती इनकी। ये इन्होंने प्रोडक्शन जो बाउंड्री है उसको क्रॉस कर लिया होता है, अब इनका फाइनल यूज़ होता है। ठीक है, और क्योंकि अब ये बिल्कुल ही यूज़ के लिए रेडी है, तो इनकी जो वैल्यू हो जाती है, हम दे आर रेडी फॉर द यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। अब जो ये गुड्स होते हैं, ये फाइनल यूजर्स को ये बिल्कुल रेडी हो जाते हैं कंज्यूम करने के लिए फाइनल यूजर्स तक। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड। घरों ने मिल्क खरीद लिया मदर डेयरी से ताकि वो उसको पी सके या कंज्यूम कर सके, है ना। और कार परचेज फॉर द इन्वेस्टमेंट। मान लो ओला कंपनी है, ओला कंपनी बहुत सारी कार लेके आई। क्यों लेके आई, ताकि ड्राइवर उनको खरीदेंगे, कैब बुक करेंगे लोग बाग वगैरह, तो लोग जो है कैब बुक करेंगे, उससे फिर जो भी अर्निंग ड्राइवर की होगी तो वो 1-2 हज़ार रुपए कंपनी में भी पे करके आएगा या फिर कुछ अमाउंट पे करके आएगा। सो कार उन्होंने, ओला कंपनी वालों ने या फिर उबर कंपनी वालों ने खरीदी एज अ इन्वेस्टमेंट, ताकि वहां से भी पैसा है। सो या तो इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर कंजम्पशन के लिए। तो कौन से गुड्स होते हैं, आपके फाइनल गुड्स। ठीक है, अब इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, ये कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो कि या तो रीसेल के लिए हम लेते हैं कि इसको हम दोबारा बेच देंगे, ठीक है, या फिर उनके ऊपर कुछ और प्रोडक्शन हमें करनी होती है। जैसे मान लो सबसे पहले गेहूं थे, ठीक है, गेहूं जो है खेत से निकाल के और हम फैक्ट्री में ले गए, वहां पे गेहूं का क्या बन गया, आटा बन गया। अब आटा जो है उसका सेल कर दिया या फिर उसको खरीद के उसको किसी बेकरी वाले ने खरीद लिया ताकि वो उस आटे की ब्रेड बना सके। ठीक है, तो या तो कुछ ऐसा गुड किया तो उसका दोबारा से प्रोडक्शन की जाए, मतलब पहले आटा था उसकी दोबारा से प्रोडक्शन होगी तब वो जाके ब्रेड बनेगा। ठीक है, उसके बाद या फिर वो रीसेल के लिए यूज होगी, हम इसको दोबारा से बेचेंगे। ठीक है, सब्जी मंडी में से सब्जी लेके आए, ठीक है, सब्जी वाले या फिर सब्जी बेचने वाले, तो फिर वो क्या करेंगे, हमें रीसेल कर देंगे वो सब्जियां। तो दैट आर इंटरमीडिएट गुड्स, जो कि रीसेल के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए होती हैं। ठीक है, इनको ना तो हम नेशनल इनकम में लिख सकते ना ही डोमेस्टिक इनकम में। हम इसका प्राइस कैसे लिखेंगे नेशनल इनकम में या फिर डोमेस्टिक इनकम में, क्योंकि मान लो आज हमने आटे का प्राइस लिख दिया नेशनल इनकम में, कल को उसी आटे की क्या बन गई, ब्रेड बन गई, तो हम दोबारा से उसी आटे का बार बार पैसा लगा रहे हैं ना, तो डबल इनकम, डबल तरीके से हो जाएगा। तो ये नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम किसी में भी ऐड नहीं होता इसका वैल्यू। इनकी डिराइव डिमांड होती है, क्योंकि ये जो है डिराइव डिमांड मतलब कि ये जो गुड्स होते हैं ये किसी गुड के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि ब्रेड तभी बनेगी जब हमारे पास आटा आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी डिराइव डिमांड होती है और ये यूज के लिए रेडी नहीं होते। ठीक है, इसके अंदर कुछ और करना पड़ता है ताकि ये
फाइनल गुड बन जाए, है ना, और दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, इनके ऊपर प्रोडक्शन होनी रहती है और प्रोडक्शन होगी। जैसे कि मान लो डेयरी स्टोर ने मिल्क खरीद लिया ताकि वो रीसेल कर सके, मतलब डेयरी वालों ने मिल्क कहीं से खरीद लिया ताकि वो हम लोगों को बेच सके, या फिर कोयला जो है वो फैक्ट्री में यूज होता है ताकि उसका फर्दर प्रोडक्शन हो सके, कोयले की भी कई चीजें बनती है ताकि उसका फर्दर प्रोडक्शन हो सके। सो दैट इज फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखो, आगे क्या था, फाइनल गुड हो गया, इंटरमीडिएट गुड हो गया। अब हमें पढ़ना है स्टॉक एंड फ्लोज क्या होते हैं, ठीक है। नाउ स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक आपने सुना होगा जैसे कि कितना स्टॉक बचा है साल के लास्ट में, है ना, यानी कि कितना माल बचा है, ठीक है, तो वो होता है स्टॉक हमारा। अब ये देखो, स्टॉक एक वेरिएबल होता है या फिर एक ऐसी चीज होती है जिसको हम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ही मेजर करते हैं। जैसे कि साल के लास्ट में हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितने अनसोल्ड प्रोडक्ट हैं या फिर अनसोल्ड क्वांटिटीज बची हुई हैं। इसके अंदर टाइम डायमेंशन कुछ नहीं होता क्योंकि हमें पता ही होता है कि साल के लास्ट में ये देखा जाने वाला होता है, या फिर ऐसा कोई लेंथ नहीं होती टाइम की। ये बस क्वांटिटी के ऊपर असर डालता है कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी क्वांटिटी या फिर कितना स्टॉक हमारा बचा हुआ है या फिर कितना ऐसा माल है जो अभी तक बिका नहीं है, ठीक है। ये स्टैटिक कंसेप्ट होता है, मतलब कि चेंजिंग नॉन चेंजिंग कंसेप्ट होता है, ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं आना होता। जैसे कि वेल्थ है, ठीक है, कि साल के लास्ट में हमारे पास कितना पैसा इकट्ठा हुआ, मनी सप्लाई, कितनी मनी की सप्लाई हुई, कितनी कैपिटल है हमारी, ठीक है, और बैलेंस शीट कितनी है, पॉपुलेशन सेंसस कितना है, तो ये जो है चेंज नहीं होने वाले, एज इट इज रहने वाले हैं और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, ठीक है। अब फ्लो क्या होता है, फ्लो एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि टाइम टाइम पे हम इसको मेजर करते रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर टाइम डायमेंशन होता है, मतलब हर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जा सकता है। चेंजिंग कंसेप्ट होता है ये, जैसे कि मई की जो इनकम है वो इतनी है, जून की इतनी इनकम है, जुलाई की इतनी इनकम है, तो हर कुछ कुछ टाइम में मेजर करते रहते हैं हम, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बार बार चेक होता है, नंबर ऑफ बर्थ कितने हैं वो भी बार बार चेंज होते रहते हैं या फिर वो भी बार बार हम मेजर करते रहते हैं कंट्री की पॉपुलेशन निकालने के लिए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट स्टॉक एंड फ्लो, गेटिंग माई पॉइंट। अब ये हो गया स्टॉक एंड फ्लो। अब हमें पढ़ना है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन, तो उसकी तरफ अब हम चलते हैं। अब देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन हमें पढ़ना है। इन्वेस्टमेंट तो आपको पता है ये क्या होता है कि हमने किसी भी जगह पैसा लगाया ताकि वहां से हमें रिटर्न मिल जाए, यही बात थी, तो ये होती है आपकी इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट भी दो टाइप की होती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखो सबसे पहले तो हम डेप्रिसिएशन समझ लेते हैं। जैसे मान लो आज आप कोई लैपटॉप लेके आए हो, ठीक है, लैपटॉप के आपने फीचर्स देखने लिए आपने टेक्नोलॉजी देख ली कि इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन आप ये देखो कि हर महीने कितने अलग अलग एडवांस टेक्नोलॉजी के क्या आ रहे हैं, लैपटॉप्स आ रहे हैं। अब अगर आप उस लैपटॉप को 2 साल बाद बेचोगे या फिर 1 साल बाद बेचोगे, तो आप मान लो पहले तो लेके आए थे 30,000 रुपए का वो लैपटॉप 2 साल पहले, लेकिन अब वो 2 साल बाद क्या वही टेक्नोलॉजी जो 2 साल पुरानी हो चुकी है, क्या वो लैपटॉप अब 30,000 रुपए का बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली पुरानी हो चुकी है। सेकेंडली कुछ वियर एंड टियर भी हो गया होगा 2 साल में, कुछ उसके अंदर क्रैक वगैरह भी आ गए होंगे, तो ऑब्वियसली वो 30,000 से ऑब्वियसली थोड़ा सा डाउन रेट आ जाएगा, फिर 20,000 रुपए में बिकेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फिक्स्ड एसेट होती है, फिक्स्ड एसेट माने कि जिनको जो मतलब काफी लंबे टाइम तक रिटेन रहती हैं, जैसे कि आपकी बिल्डिंग मशीनरी टूल्स, है ना, तो ये सब चीजें। तो फिक्स्ड एसेट की जब वैल्यू में कमी आ जाती है, वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत वियर एंड टियर हो जाता है। वियर एंड टियर मतलब कि थोड़े बहुत स्क्रैच, थोड़ी पुरानी पुरानी या फिर ऐसी, या फिर टाइम काफी लंबा हो जाता है, या फिर चेंज इन टेक्नोलॉजी हो जाती है, तो डेप्रिसिएशन ही होता है कि किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी हो जाती है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। और क्या क्या बोलते हैं, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या फिर कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, ठीक है। तो इसको इन नामों से भी जाना जाता है। अब डेप्रिसिएशन समझने के बाद अब हम जाएंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे। देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि हमने कहीं पर पैसा लगा दिया, ठीक है, हमने कहीं पर पैसा लगा दिया, लेकिन उसमें बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमने ये नहीं देखा कि वो 2 साल बाद
जो भी जहाँ पर भी हमने पैसा लगाया 2 साल बाद उसकी कीमत शायद घट सकती है, ठीक है, या फिर 3 साल बाद उसकी कीमत घट सकती है। तो इसके अंदर हम ये देख लेते हैं कि भाई हमने टोटल कितना पैसा लगा दिया आज के टाइम में, ठीक है। हम उसका डेप्रीसिएशन भी इसी के अंदर इंक्लूडेड रहता है। ओके, डेप्रीसिएशन इज इंक्लूडेड इन द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। हम बस ये देखते हैं कि हमने आज कितना पैसा लगाया है, हम ये फैक्टर देखते ही नहीं है कि 2 साल बाद उसका कितना रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। मान लो आज हमने पैसा लगा दिया आईफोन के नए लेटेस्ट वर्जन पे, तो 2 साल तो हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख दिया कि आज हमने इतने लाख का ये वाला वर्जन का आईफोन लिया है, ठीक है, तो इसमें इतना पैसा लग गया। लेकिन हमने उसमें इन्वेस्टमेंट करी है आईफोन में, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम बिजनेस, इस वजह से। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि 2 साल बाद उसी की कितनी पैसा होगा या फिर कितनी वैल्यू होगी उस टेक्नोलॉजी की आईफोन की जो आज है, ठीक है। तो ये होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर आपके फिक्स्ड एसेट आते हैं या फिर अनसोल्ड स्टॉक भी आता है ना। और इट डज नॉट इंडिकेट द एक्चुअल चेंज इन इकोनॉमिक स्टॉक ऑफ प्रोडक्शन एसेट ऑफ द गिवन ईयर। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आप सिंपल शब्दों में ये समझो कि इसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा लगाया है प्लस इसके अंदर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आती है, ठीक है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट प्लस इसके अंदर डेप्रीसिएशन भी आता है, तब जाके आपका ग्रॉस बनता है। मतलब इसमें हम डेप्रीसिएशन को देखते ही नहीं है कि 2 साल बाद भी इसके पैसे घट सकते हैं, इस तरीके से। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? नेट इन्वेस्टमेंट मतलब कि एक्चुअल में हमने कितना पैसा लगाया है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि डेप्रीसिएशन को भी ले लेते हैं कि देखो भाई आज हमने इस टेक्नोलॉजी का लैपटॉप खरीदा है फॉर आवर बिजनेस, तो 2 साल बाद इस टेक्नोलॉजी इतने रुपए की घट जाएगी, तो हम उसकी एक्चुअल में देख लेते हैं कि हमने एक्चुअल में कितना इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। तभी आप इसका फॉर्मूला भी देख सकते हो। नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं कि जो हमने टोटल इन्वेस्टमेंट लगाई है माइनस कर देंगे उसमें से डेप्रिसिएशन, तो नेट निकल जाएगा। एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज व्हाट कि टोटल हमने कितना पैसा लगाया हुआ है, हमने डेप्रिसिएशन को कंसिडर ही नहीं किया, सो दैट इज ग्रॉस। ओके, सो ये हमारे बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट भी हो गए। अब हम आएंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे। किस पे आएंगे? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे। सो लेट्स बिगिन विद दैट। अब ये देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। यहाँ पर इस थोड़ा सा ये हौच पौच हो गया है, बट हम कोशिश करेंगे इसको समझने की। ये देखो यहाँ पर हाउस होल्ड 2 सेक्टर्स का सर्कुलर फ्लो हम पढ़ रहे हैं। देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी जो है ना वो 2 सेक्टर का भी हो सकता है, 3 सेक्टर का भी हो सकता है और 4 सेक्टर का भी हो सकता है। 2 सेक्टर में सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म आते हैं, 3 सेक्टर में हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट आती है, और 4 सेक्टर में हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आता है, ठीक है। ऐसे लेकिन हमें सिर्फ सिलेबस के हिसाब से 2 सेक्टर का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना है, ठीक है, यानी कि हाउस होल्ड और फर्म। अब ये चक्कर क्या है, अब हम वो देखते हैं। देखो इकोनॉमिक्स में हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इस नाम पे गौर करो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए या फिर किसी भी चीज का उत्पादन करने में हमें क्या चीज लगेगी? जमीन चाहिए, लैंड चाहिए, पैसा चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर उस प्रोडक्ट को बनाने में, लैंड, कैपिटल, लेबर चाहिए, ठीक है, लेबर तो चाहिए ना फैक्टर उसको बनाने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और साथ के साथ हमें एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, यानी कि मैनेजर्स वगैरह चाहिए। तो ये होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स या फिर एंटरप्राइज। इस तरीके से 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए। अब ये जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है या फिर एंटरप्राइज है, वो कहाँ से आएगा? लाइक एंटरप्रेन्योर है, वो कहाँ से आएंगे? घरों से ही आएंगे, ठीक है। मैं अगर मान लो एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने MBA की पढ़ाई की हुई है, तो मेरा भी तो घर है, तो मैं हाउस होल्ड से आऊंगी, ठीक है। और उसके बाद कैपिटल, हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, किसी कंपनी के स्टॉक या फिर शेयर्स वगैरह खरीद लेते हैं, तो हमारा पैसा जा रहा है ना, किसको जा रहा है? जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम ही घर से ही कैपिटल जाएगी। उसके बाद लेबर, जो लेबर होंगे वो भी कहाँ से आएंगे? घर से ही आएंगे। और जो लैंड होगी, मान लो आज मेरा कोई प्लॉट है और मैं वो रेंट पे दे रही हूँ किसी भी बिजनेस के को, तो मैं लैंड भी दे रही हूँ, ठीक है। तो हाउस होल्ड जो होते हैं ओनर होते हैं किसके? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। फैक्टर्स कौन होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज या फिर एंटरप्रेन्योर। सो दीज आर द ओनर्स, हाउस होल्ड आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं ये सारी चीजें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज किसको दूंगी? फर्म को दूंगी, यानी कि फर्म कौन होती है? जो बिजनेस होता है, ठीक है, मैं उसको दूंगी। अब वो क्या करेंगे, जैसे मैंने मान लो लैंड दी फर्म को, तो फर्म मुझे बदले में क्या देगा? रेंट देगा। मैं किसी को अपनी जमीन दूंगी तो बदले में मुझे रेंट देगा ना, तो उसने मुझे रेंट दे दी बदले में, फैक्टर पेमेंट, ठीक है।
अगर घर से लेबर जा रहा है तो उसको क्या मिलेगी, दिहाड़ी मिलेगी या फिर वेजेस मिलेगी। अगर मेरे घर से मैं शेयर्स ले रही हूँ, शेयर्स में पैसा लगा रही हूँ, तो उनके पास क्या जाएगी, कैपिटल, तो वो बदले मुझे क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। और अगर मैं एंटरप्रेन्योर बन के उस फर्म के पास जा रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। या फिर एंटरप्राइज है तो फिर प्रॉफिट मिलेगा। तो दीज आर की फैक्टर, जो हाउस होल्ड होते हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं, और जो फर्म्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कि मतलब ये ऑर्गेनाइज करते हैं कि किसके पास लैंड है, किसके पास लेबर है, कहाँ पर लेबर मिलेगी, कहाँ से कैपिटल आएगा, कौन कौन एंटरप्रेन्योर्स मेरे पास आएंगे, इस तरीके से। अब बदले में क्या होगा, जब फर्म के पास ये चारों चीज आ जाएंगी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज या फिर एंटरप्रेन्योर, तब फर्म क्या करेगी, इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से क्या बनाएगी, प्रोडक्ट बनाएगी या फिर सर्विस बनाएगी। जैसे मान लो उसने कोई प्रोडक्ट बना लिया, अब वो प्रोडक्ट जो है वो किसको बांटेगी, ऑब्वियसली हाउस होल्ड को बांटेगी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हाउस होल्ड बदले में क्या देंगे, उस प्रोडक्ट के लिए पैसे देंगे, किसको, फर्म को, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पहले हाउस होल्ड ने फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स दिए, फर्म ने बदले में उनको पैसा दिया, रेंट दिया, वेजेस दिया, इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट दिया। अब उन्हीं चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, जो हाउस होल्ड की वजह से आए थे, फर्म ने उनकी वजह से क्या बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया। तो फर्म ने दोबारा से वो प्रोडक्ट हाउस होल्ड को बेच दिया, और हाउस होल्ड दोबारा से उनको पैसा देगा उस प्रोडक्ट के लिए। सो ये होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और ये सब चीजें यहीं पर इस थ्योरी के अंदर लिखी हुई है, तो आप इसको रीड कर सकते हो। सब कुछ जो भी मैंने बोला है वो सब कुछ यही लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हम पढ़ेंगे एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, क्योंकि सबसे पहले हमें नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना होगा कि नेशनल इनकम क्या होती है, उसके कौन कौन से एग्रीगेट होते हैं, जैसे जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जानेंगे नेशनल इनकम के, तब हम ये देखेंगे कि कैसे हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि भाई नेशनल इनकम क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर देखो नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ मनी वैल्यू। किसका मेजर ऑफ मनी वैल्यू, मनी वैल्यू यानी कि हमारे देश के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स या फिर सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, उन सब की क्या क्या वैल्यू है, उसको जोड़ कर क्या बनती है, नेशनल इनकम। और इसको इनकम जो है उसको हम वाई भी बोल देते हैं, ठीक है। सो नेशनल इनकम इज पूरे कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं उनका क्या क्या प्राइस है, उन सबको जोड़ के नेशनल इनकम बनती है। सो ये एक बहुत बेसिक डेफिनेशन होगी, इसका एडवांस डेफिनेशन अभी आगे आएगी, ठीक है। और नेशनल इनकम से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो कि अभी हम पढ़ेंगे, जो कि एग्रीगेट्स को जानने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन कौन से कंसेप्ट एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखो कंसेप्ट देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, फिर इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है। ये एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी, अब मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये हमें एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम की, जीडीपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, ये सब जानने में हमें हेल्प करेगा, ठीक है। सो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, ये एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी होती है जिसको गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, फिर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जिसके अंदर लोग रहते हैं, गुड्स एंड कैपिटल का फ्लो होता है, वो भी फ्रीली, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारी इंडिया, तो वो एक डेमोक्रेटिक टेरिटरी, क्योंकि उसको इंडियन या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडमिनिस्टर किया हुआ है, ठीक है। सो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर क्या आता है कि पॉलिटिकल फ्रंटियर हो कंट्री का, मतलब कंट्री की खुद की गवर्नमेंट हो, शिप्स और एयरक्राफ्ट आते हैं, फिशिंग वेसल, ऑयल, नेचुरल गैस, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, एम्बेसी, कंसल्टेंट्स, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, तो ये सब चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं। और डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या नहीं आती है कि बाहर की कोई एम्बेसी हो गई, या फिर फॉरेन की गवर्नमेंट हो गई, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे देश में सिचुएटेड है, जैसे कि WHO, UNO, तो ये हमारे देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती। तो डोमेस्टिक टेरिटरी समझ में आ गया, मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पर खुद की गवर्नमेंट हो और खुद की चीज़ें हो। सो दैट इज। अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं। देखो, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, कोई ऐसा इंडिविजुअल या फिर कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट या फिर कोई ऐसी संस्था जो कि हमारे देश के अंदर रहती है, who ordinarily reside in a country, है ना, and whose center of economic interest lies in that country। वो इंसान, वो इंडिविजुअल या फिर वो एक इंस्टीट्यूट हमारे देश में रह रहा है और उसका मन यही है कि वो यहीं पर इसी कंट्री में अपना कमाए, ठीक है।
हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, कि वो उसी देश में कमाए, दैट इज द नॉर्मल रेजिडेंट। अब आप सब और मैं जो हूँ, हम इस देश के लोग हैं, है ना, हम इस देश के निवासी हैं और हम यहीं पर कमा रहे हैं, हम क्योंकि हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसी कंट्री में, सो हम इस देश के क्या हुए, नॉर्मल रेजिडेंट हुए, है ना। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्या पता बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं फॉरेनर्स जैसे कि हमारे देश में आ जाते हैं, लेकिन अगर वो लोग जो है हमारे देश में 1 साल से ज्यादा रुकते हैं, तो वो इंसान जो है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट किस में कंट्री में लाई कर रहा है, हमारे देश में लाई कर रहा है, क्योंकि वो वहीं पे कमा रहा है 1 साल से ज्यादा, तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट में आएगा, ठीक है। स्टेइंग इन द इकोनॉमिक टेरिटरी फॉर मोर देन अ ईयर एंड हैविंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन, तो वो भी एक नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल रेजिडेंट। अच्छा, सो इसमें अब क्या होता है, नेशनल इनकम, यहाँ पर देखो थोड़ा एडवांस आएगा। नेशनल इनकम क्या होती है, इज द सम टोटल ऑफ इनकम, वो सारी इनकम का सम, वो सारी इनकम का एडिशन जो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न किया है या फिर नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाया है। अब नॉर्मल रेजिडेंट्स मैंने आपको ऊपर बताया कि या तो हम जैसे लोग जो कि हमेशा से इंडिया में रहते आए हैं, इंडिया में ही खा रहे हैं और कमा रहे हैं और स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो तो हो गए हम लोग। लेकिन कई फॉरेनर्स आते हैं हमारे इंडिया में, 1 साल से भी ज्यादा रहते हैं और वहीं पर अर्न कर रहे, स्पेंड कर रहे, कंज्यूम कर रहे, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट में आएंगे, क्योंकि ये इम्प्लीकेशन है, लाइक ये डेफिनेशन है कि हमें उन लोगों को भी नॉर्मल रेजिडेंट गिना जाएगा, ठीक है। सो नेशनल इनकम इज अ सम टोटल ऑफ इनकम, वो सारी इनकम का सम जो कि नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न किया है, चाहे वो हमारी ही कंट्री के अंदर हो या फिर आउटसाइड ऑफ द कंट्री भी हो। आउटसाइड ऑफ द कंट्री कैसे, जैसे कि मान लो इंडिया का कोई बैंक है ना, अब आप कहोगे कि इसमें का क्या, नॉर्मल रेजिडेंट तो हमारे इंडिया में ही रहते हैं, तो फिर वो चाहे फॉरेनर हो चाहे वो इंडिया वाली हो, और वो जो पैसा कमाएंगे वो हमारी इंडिया के अंदर ही आएंगे। सो आउटसाइड ऑफ द कंट्री का क्या मतलब है, आउटसाइड ऑफ द कंट्री का मतलब है कि इंडिया की भी तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस या फिर बहुत सारे लोग बाहर अब्रॉड में सिचुएटेड है ना, और उनका पैसा भी हमारे इंडिया में आता है। जैसे कि मान लो इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है HDFC बैंक, ठीक है, उसके जो हेडक्वार्टर्स हैं या फिर आप उसके जो ब्रांचेस है वो फॉरेन में भी फैले हुए हैं, तो उनका भी जो पैसा है HDFC बैंक का जो इंटरनेशनल लोकेटेड है, उनका पैसा भी तो इंडिया में आ रहा है ना। सो यानी कि इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी आ रही है नेशनल इनकम में, ओके। सो नेशनल इनकम में सब कुछ टोटल इनकम किस चीज की होती है, जो कि हमारे देश के अंदर जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट है वो, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट मतलब कि हम जो ऑब्वियसली जो इंडियन के अंदर, हम इंडिया के अंदर हमेशा रह रहे हैं, वहीं पे कमा रहे खा रहे हैं, और ऑब्वियसली जो फॉरेनर्स जो कि 1 साल से ज्यादा रह रहे हैं, जो कि इंडिया के अंदर ही कमा रहे हैं और खा रहे हैं, ठीक है। प्लस आउटसाइड ऑफ द कंट्री से जितनी भी इंडिया की इनकम आ रही है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो भी हमारे नेशनल इनकम में आती है। क्लियर कंसेप्ट। तो ये थोड़ी नेशनल इनकम की हाई लेवल वाली डेफिनेशन हो गई, ओके। सो दिस इज द नेशनल इनकम। अब इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें आती हैं, ओके। हाँ, अब डोमेस्टिक इनकम क्या होती है ये भी देख लेते हैं। डोमेस्टिक इनकम जो है वो सिर्फ उसी इनकम को कंसिडर करती है जो कि हमारे देश में कमाई गई है, ठीक है, हमारे देश में जनरेट हुई है। अब उसे चाहे कोई रेजिडेंट कमाए या फिर कोई नॉन रेजिडेंट कमाए, ठीक है। जैसे कि मान लो कुछ दिनों के लिए फॉरेनर आए हैं, वहां पे कोई इनकम जनरेट कर ली इंडिया में, ठीक है। सो दैट इज इस पे इसका कोई ध्यान नहीं होता कि रेजिडेंट ने कमाई है या फिर नॉन रेजिडेंट ने कमाई है, लेकिन हमारे देश के अंदर वो इनकम जनरेट हुई है तो वो डोमेस्टिक इनकम हो गया, ठीक है। अब इसमें कोई बाहर की इनकम या फिर अब्रॉड की इनकम नहीं आती है, सो दैट इज डोमेस्टिक इनकम, ओके। सो एक एग्जांपल देखो यहाँ पर, सैलरी पेड टू अमेरिकन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका। अब अमेरिका में इंडियन एम्बेसी है, किसकी एम्बेसी है, इंडिया की एम्बेसी है, वहां उस इंडिया की एम्बेसी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और एक अमेरिकन भी काम कर रहा है, और उस अमेरिकन को हमने क्या कर दिया, सैलरी पे कर दिया, तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। क्यों इंक्लूड होगा, क्योंकि इट इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही है, ठीक है, मतलब हमारी इंडिया की तो है, इंडिया की तो एम्बेसी है, सो दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है। सो वहां पे जो भी इनकम जनरेट होगी दैट इज इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब ये हो गया, यहाँ पर देखो डोमेस्टिक में विद इन कंट्री, रेजिडेंट कमाए नॉन रेजिडेंट कमाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कंट्री के अंदर बननी चाहिए, सो दैट इज डोमेस्टिक इनकम। और नेशनल इनकम कौन सी होती है, बाय द कंट्री रेजिडेंट, की कंट्री के रेजिडेंट ने कमाई हुई है, ठीक है, या फिर नॉर्मल रेजिडेंट आप लिख सकते हो,
और वन एंड अर्न इन कंट्री और आउटसाइड कंट्री, या फिर बाहर से अब्रॉड भी आ सकती है और इंडिया की भी खुद की भी इनकम हो सकती है। सो दैट इज नेशनल इनकम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम एक चीज और पढ़ेंगे, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट आप इस तरीके से लगा सकते हो, फैक्टर्स कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये होते हैं हमारे फैक्टर्स, ठीक है। इनको जो अमाउंट देना पड़ता है, जैसे लैंड का रेंट हो गया, या फिर लेबर की वेजेस हो गई, या फिर कैपिटल का इंटरेस्ट हो गया, या फिर एंटरप्राइज का प्रॉफिट हो गया, इनको जो कॉस्ट देनी पड़ती है वो होती है फैक्टर कॉस्ट। मतलब एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी एक प्रोडक्ट को बनने के लिए, वो होती है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग रॉ कॉटन, कच्ची कॉटन को बनाने के लिए 5,000 रुपए पर क्विंटल लगा, सो दैट इज फैक्टर कॉस्ट, है ना। अब मार्केट प्राइस क्या होता है भाई, मार्केट प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है कि वो प्रोडक्ट या फिर वो कच्ची कॉटन मार्केट में कितने रुपए की बिक रही है, ठीक है। जैसे कि मान लो उस रॉ कच्ची कॉटन को बनाने के लिए 5,000 रुपए क्विंटल लगा, ठीक है। अब उसके अंदर गवर्नमेंट के टैक्स भी हम लगा देंगे, यानी कि 500 रुपए, ठीक है। 500 रुपए हमने गवर्नमेंट के टैक्स लगा दिए, और लेकिन कच्ची कॉटन पे गवर्नमेंट ने सब्सिडीज भी दे दी, यानी कि 250 रुपए की सब्सिडी दे दी। तो इसका मतलब हम मार्केट प्राइस क्या हो गया हमारा, 5,250 रुपए क्विंटल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मार्केट प्राइस की वही एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट पे कितने प्राइस का बिक रहा है, जिसमें हम टैक्स भी शामिल कर देते हैं और सब्सिडीज को घटा देते हैं, ये ध्यान रखना, ओके। सो दैट इज मार्केट प्राइस। अब इसमें क्या होता है, ये चीज हो गया। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हम NFI बोलते हैं, वो क्या होती है कि फैक्टर अब्रॉड से कितनी इनकम आ रही है हमारे इंडिया में, ठीक है, तो होती है NFI, यानी कि फैक्टर इनकम अर्नड इन अब्रॉड की कितनी अर्न करी हमने अब्रॉड में इनकम, प्लस हम माइनस वहां पर हमने कितनी पे कर दी है, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करके नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाती है, NFI, ठीक है। अब नेशनल इनकम को हम कैसे निकाल सकते हैं कि डोमेस्टिक इनकम है प्लस हम उसमें अब्रॉड की भी इनकम ऐड कर देते हैं। तो ये बहुत इजी वाली डेफिनेशन, अगर मैं आपको कहूँ कि ये बहुत इजी वाली डेफिनेशन आपकी नेशनल इनकम की होगी कि हमारे देश के अंदर जितना भी इनकम प्रोड्यूस हो रही है प्लस अब्रॉड से जो भी आ रही है, ठीक है, इनकम, उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट होने चाहिए, ओके। अब इसके अंदर हम और कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ेंगे, यस, तो यही कुछ कंसेप्ट थे जो कि मेरे को आपको बताने थे। अब हम फाइनली पढ़ेंगे कि एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम कौन से होते हैं, मतलब कि जैसे GDP, NDP, NNP, GNP, ये सब क्या होते हैं, तो वो अब हम पढ़ेंगे, ओके। तो अब हम आते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एट FC और MP, ठीक है। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होते हैं, GDP और NDP। अब ये होती क्या है, ठीक है, वो हम देखते हैं। सो देखो, ग्रॉस का क्या मतलब होता है कि जिसमें हमें डेप्रिसिएशन का हमने सोचा ही नहीं, है ना, मतलब कि ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन होता है, वो मैंने आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वाले में बता दिया था, ठीक है। ग्रॉस मतलब कि नो प्रोविजन हैड बीन मेड फॉर डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन इट, ठीक है। मतलब कि एक्चुअल में हमने कितना पैसा लगाया, टोटल में हमने कितना पैसा लगाया और डेप्रिसिएशन का ख्याल हमने रखा ही नहीं, तो उस पैसे में डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है, ठीक है। और डोमेस्टिक का क्या मतलब होता है कि हमारे देश की टेरिटरी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं उनका कितना पैसा लगा है, ठीक है। सो दैट इज डोमेस्टिक, मतलब कि इंक्लूजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल यूनिट्स लोकेटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, है ना। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होता है, कोई भी गुड और सर्विस, है ना। तो ये हो गया G, यानी ग्रॉस का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन आता है, और डोमेस्टिक का क्या मतलब होता है, विद इन द प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और प्रोडक्ट मतलब कि कोई ऐसा गुड, यानी कि कोई ऐसा सामान या फिर कोई ऐसी सर्विस जो कि हमारे देश के अंदर ही बनी हुई है प्लस इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है, उसको हम GDP कहते हैं, ठीक है। और मार्केट प्राइस क्या होता है कि वो जो प्रोडक्ट हमारे देश में बना है जिसके अंदर डेप्रिसिएशन मिला हुआ है उसका मार्केट में कितना प्राइस है, वो हम GDP MP कहलाता है, ठीक है। सो इट ये हो गया। अब यहाँ पर मार्केट प्राइस में मैंने आपको एक और चीज बतानी है, जैसे मान लो मार्केट प्राइस में वो रॉ कॉटन वाला एग्जांपल आप देखो, वो जो रॉ कॉटन थी वो 5,000 रुपए पर क्विंटल थी, लेकिन सरकार ने उस पर 500 रुपए का टैक्स लगा दिया था, ठीक है, टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, और उसके अंदर सब्सिडी दे दी थी 250 रुपए की, तो सब्सिडी हमने माइनस कर दी थी। तो जब डायरेक्ट टैक्स में से हम सब्सिडी को माइनस करते हैं तो क्या बन जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्या बन जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये
मार्केट प्राइस में एक चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि मार्केट प्राइस का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इंक्लूड होता है, यानी कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसको बनाने की, प्रोडक्ट को बनाने की, प्लस जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं यानी कि डायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इन दोनों को मिला के कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज उसका क्या बन जाता है, एमपी बन जाता है। इतनी बात समझ में आई? ओके। अब नेट का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर डेप्रीसिएशन का हिसाब किताब कर दिया जाता है, यानी कि ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू नेट। ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, जब मैं आपको नेट इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट पढ़ा रही थी। और नेशनल क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे देश के रेजिडेंट के द्वारा, ओनली बाय द रेजिडेंट, चाहे वो हमारी कंट्री में बन रहे हैं चाहे वो आउटसाइड ऑफ द कंट्री बन रहे हैं, ठीक है। और फैक्टर कॉस्ट क्या होती है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में एक्चुअल में कितना खर्चा आया, फिर कितनी कॉस्ट आई, वो आपकी कॉस्ट हो जाती है। इतनी बात समझ में आई? नेशनल समझ लिया, डोमेस्टिक समझ लिया, एमपी समझ लिया, एफसी समझ लिया, और उसके बाद नेट क्या होता है, ग्रॉस क्या होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको ये आ जाना चाहिए, नहीं आते तो एक बार दोबारा समझ लो वीडियो को पीछे करके, क्योंकि अब जो है वो मेन चीजें स्टार्ट होंगी, राइट। अब यहाँ पर देखो रिलेशनशिप बिटवीन देम, अब हम थोड़ा सा रिलेशनशिप देख लेते हैं। देखो जीडीपी एफसी क्या होता है, ग्रॉस यानी कि जिसके अंदर डेप्रीसिएशन होता है, डोमेस्टिक यानी कि हमारे देश के अंदर ही बनी हुई है, पी फॉर प्रोडक्ट, और एफसी मतलब कि उस प्रोडक्ट को जो डोमेस्टिकली बना है जिसमें डेप्रीसिएशन इंक्लूड है, उस प्रोडक्ट में एक्चुअल में कितना पैसा लगा है बनाने में, ठीक है। तो जीडीपी एफसी हम कैसे निकालेंगे, जब जीडीपी एमपी होगा, यानी कि वो जो प्रोडक्ट है जो कि हमारे देश में बना है उसका मार्केट प्राइस कितना है, ठीक है, वो जब हम लिखेंगे माइनस उसके अंदर से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर देंगे, एनआईटी कर देंगे, यानी कि गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लगाया था उस प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे मान लो एक चिप्स का पैकेट है, उसका जो बाहर रेट है वो 10 रुपए, कितना है, 10 रुपए, मतलब उस मार्केट प्राइस पे वो जो चिप्स है वो 10 रुपए का है। अब इसके अंदर से हम क्या करेंगे, जो उसके ऊपर उस 10 रुपए के चिप्स के अंदर एक चीज और इंक्लूडेड थी, क्या इंक्लूडेड थी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे बनता है, यानी कि मान लेते हैं हमने डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ने लगा दिया 3 रुपए का, और उसके अंदर सब्सिडी दे दी 1 रुपए की, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 रुपए हो गया, ठीक है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना रुपए का हो गया, 2 रुपए का हो गया, ओके। अब 2 रुपए का था, बाहर कितने रुपए का मिल रहा था, 10 रुपए का, तो 10 रुपए में से 2 रुपए अगर आप घटाओगे तो उस चिप्स बनने की कॉस्ट आ जाएगी, यानी कि 8 रुपए की। कितने रुपए की आ जाएगी, 8 रुपए की। तो इस तरीके से हमें कुछ कैलकुलेट करना होता है, ये रिलेशनशिप बताया हुआ है आपको, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी और इसका इजी तरीका कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है, बट अभी के लिए आप ऐसे समझ सकते हो। तो जीडीपीएफसी समझ में आ गया कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक्चुअल में कितना पैसा लगा है, यानी कि फैक्टर कॉस्ट कितनी है, वो होता है जीडीपीएफसी, ठीक है। और एनडीपी के एफसी क्या होती है, नेट का क्या मतलब होता है कि जिसके अंदर डिप्रिसिएशन का पहले से ही कुछ हिसाब किताब कर दिया होता है, ठीक है। और डोमेस्टिक यानी कि वो प्रोडक्ट हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही बना है, और पी मतलब कि प्रोडक्ट, और उसके अंदर फैक्टर कॉस्ट यानी कि नेट, इसके अंदर मतलब क्या होता है, डेप्रीसिएशन जो है उसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की एक्चुअल में डेप्रीसिएशन को हटाने के बाद उस प्रोडक्ट को बनने में कितना पैसा लगा है, वो होता है एनडीपी एफसी, है ना, मनी वैल्यू। अच्छा ये हो गया। अब एनडीपीएफसी को निकालेंगे कैसे हम, या तो जीडीपीएफसी में एफसी लिखेंगे हम, या तो जीडीपीएफसी में कि उसको बनाने का कितना पैसा आया, उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना पैसा एक्चुअल में लगा, और उसमें से हम माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन, तो नेट निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जीडीपीएमपी है तो इसमें आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे एनआईटी और माइनस कर दोगे डेप्रीसिएशन। अब आप मेरे को बोलोगे कि ये एनआईटी कहाँ से आ गया, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन इसको बनाने का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं अभी आपको जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे ना तब बताऊंगी। लेकिन अभी बेसिक समझ लो कि इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो और भी कंसेप्ट है, एनडीपी एमपी। एनडीपी क्या होता है, एमपी यानी कि नेट मतलब कि डेप्रीसिएशन इसमें से माइनस है, और इसके बाद डी मतलब डोमेस्टिक यानी कि हमारे देश में ही बना हुआ है, पी मतलब प्रोडक्ट, और मार्केट प्राइस की नेट मनी वैल्यू या फिर नेट मार्केट वैल्यू उस प्रोडक्ट की कितनी है जिसके अंदर से डेप्रीसिएशन घटा हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा मान लो आपको एनडीपी एमपी निकालना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जीडीपी एमपी कहीं पर गिवन होगा, तो वो जीडीपी एमपी हम क्यों ले रहे हैं, यानी कि ग्रॉस, यानी कि इसके अंदर डेप्रीसिएशन इंक्लूड होगा, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एमपी लेंगे, माइनस कर देंगे उसमें डेप्रीसिएशन, तभी तो यहाँ पर एन आ पाएगा, यानी कि नेट निकल पाएगा। अगर किसी में से डेप्रीसिएशन माइनस हो जाता है तभी तो नेट निकलता है, सो दैट इज एनडीपी एमपी।
और जीएनपी एमपी क्या होता है कि ग्रॉस, अब एन फॉर नेशनल, कि हमारे नेशनल लेवल पे कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, मतलब पूरे देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट लेवल पे प्राइस है, और उसके अंदर डेप्रीसिएशन भी इंक्लूड है, वो होता है जीएनपी एमपी। अभी इसका फॉर्मूला जो है वो आपको पता चल जाएगा, बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे, ठीक है। सो ये हो गया जीएनपी एमपी। अच्छा, यहाँ पर देखो ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर देखो नेशनल, अगर यहाँ पर वर्ड आ जाता है तो नेशनल में आपका क्या आएगा, जो देश की इनकम है वो भी आएगी, प्लस हमारी अब्रॉड की इनकम भी आएगी, ठीक है। सो यहाँ पर देखो जीडीपी एमपी ले लिया, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर डेप्रीसिएशन इंक्लूड है, जो हमारे देश में बना हुआ है, और उसकी मार्केट वैल्यू, प्लस बाहर से जो एनएफआई आएगी, नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड, वो ऐड करके फिर हमारा जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बनेगा। लेकिन अब आप सोचोगे कि ठीक है, हमें थोड़ा थोड़ा ये समझ में आ गया कि ग्रॉस और नेट क्या होता है, डोमेस्टिक और नेशनल क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, एमपीवी और एफसीबी समझ में आ गए, लेकिन ये जो फॉर्मूलाज हैं ये कैसे बनेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर माइनस करना है डेप्रीसिएशन, या फिर यहाँ पर प्लस एनएफआई लिखना है, या फिर यहाँ पर जीडीपी एमपी आएगा, इस तरीके से हमें कैसे पता चलेगा, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पर ये आपके एग्रीगेट्स थे, ठीक है, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, ये देखो सिलेबस में फर्स्ट पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड हमने बेसिक कंसेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लिए। थर्ड हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट कर लिया। इसके बाद मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, वो अभी हमारा स्टार्ट होगा। उसके बाद चौथे पॉइंट पे आओ, नेशनल एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, यानी कि जैसे कुछ कंसेप्ट से लाइक रेजिडेंट्स क्या होते हैं, नेशनल इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, वो जानने के बाद हमने जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी सीखा, ये सब चीजें क्या होती हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि इनका ये जो फॉर्मूला है जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी, वो कैसे बनता है, और उन जब हमें वो चीज पता चल जाएगी तब हम आगे बढ़ेंगे कि उसके कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एमपी से अगर हमें एफसी पे जाना है, ठीक है, एमपी से अगर हमें एफसी पे जाना है तो हम कर देंगे माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्या कर देंगे, ये लिख लो, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का भी एक फॉर्मूला होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस की, माइनस में सब्सिडीज, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में आपकी सब्सिडीज आ जाएगी, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब इनडायरेक्ट टैक्स का भी फॉर्मूला हो सकता है जीएसटी प्लस, इनडायरेक्ट टैक्स को आप जीएसटी भी लिख सकते हो, या फिर जीएसटी अगर कहीं पे आ जाए तो आप समझ लेना इनडायरेक्ट टैक्स ही है। और जीएसटी भी एक तरीके से कैलकुलेट होता है सेल्स टैक्स प्लस एक्साइज ड्यूटी, ये मैंने एडवांस से भी एडवांस आपको फॉर्मूला बता दी है, ठीक है। बट आप मेन ये याद रखना, अगर हमें एमपी से एफसी पे जाना है, ये लिख लो, अभी आपको बाद में समझ में आएगा, तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स आएगा, और अगर एफसी से एमपी पे जाना है तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स आएगा। ओके, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रीसिएशन आएगा, और नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप्रीसिएशन आएगा। ओके, अब यहाँ पर अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस एनएफआई होता है। एनएफआई ये का क्या फॉर्मूला होता है, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ओके, अब नेशनल से डोमेस्टिक से नेशनल में तो प्लस एनएफआई होगा, अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस एनएफआई होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एक चीज बोली जीडीपी या फिर एनएनपी, तो इनका क्या मतलब होता है, जो ये फर्स्ट लेटर जी और एन होता है, इसका क्या मतलब होता है, ग्रॉस या फिर नेट। ग्रॉस मतलब कि जिसमें प्लस डेप्रीसिएशन होता है, और नेट मतलब कि जिसमें माइनस कर देते हैं हम डेप्रीसिएशन, ठीक है। और ये जो दूसरे नंबर पे डी और एन होता है, इसका क्या मतलब होता है, डोमेस्टिक या फिर नेशनल, क्या होता है, डोमेस्टिक या फिर नेशनल। और जो ये लास्ट में पी है, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट, क्या होता है, प्रोडक्ट, ठीक है। और जो यहाँ पर एमपी और एफसी लिखा रहता है, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस और एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब हम इसके फॉर्मूला बनते हुए देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। मान लो हमने यही देख लिया, ये वाला फॉर्मूला, कि भाई हमें जीएनपी एफसी दे रखा है, क्या दे रखा है, जीएनपी एफसी, और हमें जीएनपी एमपी दे रखा है, ठीक है। तो अब हम जीएनपी एमपी को जीएनपी एफसी कैसे बनाएंगे, तो मैंने आपको बताया कि पहला लेटर जी यानी कि ग्रॉस होता है, तो यहाँ पर भी ग्रॉस है, यहाँ पर भी ग्रॉस है, तो इसमें हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेकंड लेटर पे क्या है,
नेशनल है, नेशनल है, तो यहाँ पर भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। थर्ड लेटर भी पी है, तो इसमें भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फोर्थ लेटर यहाँ पर एमपी है और यहाँ पर एफसी है। तो अब एमपी को एफसी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, यहाँ पर देखो, एमपी को एफसी बनाने के लिए आपको माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करना पड़ता था। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर लिख देंगे, तो हमारा जीएनपीएफसी निकल जाएगा इस तरीके से। तो ये जो जितने भी आपके फॉर्मूलेज है ना, ये आपको इस तरीके से ही आएंगे जब आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। सो इसलिए आप इन सब चीजों को नोट कर लो साथ के साथ, इफ यू वांट टू अचीव दैट। ओके, सो ये हो गया हमारा। और यहाँ पर देखो जीएनपीएफसी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, यानी कि नेशनल लेवल पे डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है और कोई प्रोडक्ट बन रहा है और उसकी टोटल फैक्टर कॉस्ट कितनी है, वो होता है आपका जीएनपीएफसी। उसके बाद नेट यानी कि डेप्रिसिएशन हटा हुआ है, नेशनल लेवल पे कोई प्रोडक्ट बन रहा है और उसकी मार्केट प्राइस कितनी है, तो एनएनपी हो गया। तो और एनएनपीएफसी क्या होता है, एनएनपीएफसी इज नेट लेवल यानी कि माइनस डेप्रिसिएशन, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन का प्रोविजन निकाला जाता है। नेशनल लेवल पे कोई प्रोडक्ट बन रहा है और उसकी फैक्टर कॉस्ट यानी कि किस कॉस्ट पे वो बन रहा है, ठीक है, सो होता है एनएनपीएफसी। अब ये ध्यान रखना कि हम नेशनल इनकम को एनएनपीएफसी ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनएनपीएफसी, ठीक है। और डोमेस्टिक इनकम को हम क्या बोलते हैं, एनडीपीएफसी, ठीक है, समझ में आ गया। एनडीपीएफसी इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम। तो ये कुछ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं, वो सब चीजें सीख लेते हैं। ओके, तो अब हम अपने फाइनल पार्ट पे आते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला आपका वैल्यू एडेड मेथड, उसके बाद आपका इनकम मेथड और तीसरा होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। अब ये नेशनल इनकम तो मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है नेशनल इनकम, जो कि हमारे इंडिया के अंदर भी कमाई जाती है और अब्रॉड में भी कमाई जाती है, बट बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट मैंने आपको ऊपर कंसेप्ट क्लियर कर दिया था, ठीक है। सो ये होता है नेशनल इनकम। अब पहला तरीका होता है वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहले आप इसको इजी करने के लिए इसका फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला याद हो गया तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, और इसका मतलब भी मैं बताती हूँ कि क्या होता है, ठीक है। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इतना लिख लिया। अब वैल्यू एडेड को आप क्या बोलते हो, जीवीएएमपी, या फिर आप बोल सकते हो जीडीपीएमपी, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट को आप क्या बोलोगे, जीवीओएमपी, जीवीओएमपी। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को आप क्या बोल दोगे, आईसी। और इसमें एक चीज लिख दो कि आईसी के अंदर इंपोर्ट्स भी एडेड होते हैं, ठीक है। जीवीओएमपी अगर नहीं है तो आपको 2 चीजें ऐड करनी पड़ेगी, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। अब सेल्स में भी आते हैं क्या, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स, क्या होते हैं, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। और चेंज इन स्टॉक अगर नहीं दे रखा तो फिर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये लिख दो आप, ठीक है। तो ये एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर साथ के साथ पेन डाउन कर लो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। और अब आप ये हम होते क्या है इनका भी मतलब देख लेते हैं, ठीक है। एंड एक और फॉर्मूला होता है वैल्यू एडेड मेथड का कि जीडीपीएमपी में हम क्या ऐड कर दें, वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर और वैल्यू एडेड ऑफ टर्शरी सेक्टर, ठीक है। ये जो जीडीपीएमपी है उसके बाद हमारी जैसे वैल्यू एडेड मेथड हमने देख लिया कि इसका क्या फॉर्मूला होता है, लेकिन अब आप बोलोगे कि हमें नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, हमने वैल्यू एडेड वाला तो कर लिया, लेकिन वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकलेगी वो देखो। सो हमने वैल्यू एडेड की मदद से जीडीपीएमपी निकाल लिया, ठीक है, जीडीपीएमपी निकाल लिया और जीवीएएमपी निकल गया, तो इसका मतलब भी जीडीपीएमपी है, ठीक है। तो जीडीपीएमपी निकल गया और हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम। और ऊपर मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं, एनएनपीएफसी, ठीक है। सो वही ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से लेके नेशनल पे जाने के लिए प्लस एनएफआईए, और प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कट गया, एंड मार्केट प्राइस से लेकर एफसी पे जाने के लिए क्या होगा, माइनस एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस तरीके से तो फॉर्मूला आई होप आपने लिख लिया होगा। अब हम एक बार इसका मतलब देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सो ये देखो वैल्यू एडेड का क्या मतलब होता है कि
एडिशन टू द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल बाय अ फर्म। जैसे हम कच्चा माल लाए, कच्चे माल के अंदर जैसे कि रुई लेके आए, रुई का कपड़ा बनने के लिए उसके अंदर कुछ कॉस्ट लगी होगी, कुछ वैल्यू लगी होगी कि बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, है ना, इस तरीके से मशीन का खर्चा। तो कच्ची रुई के ऊपर भी तो वैल्यू ऐड होगी ना, तो वो वैल्यू एडेड होता है। ठीक है, वैल्यू एडेड यानी कि GVAMP या फिर आप कह सकते हो GDPMP। ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये देखो, ये वाला वैल्यू एडिड का मतलब हमने देख लिया। अब हम देखेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट देखो, रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, कि एक साल के अंदर अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका मतलब कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, चीज को बनाने में जो जो चीजें इंक्लूडेड, जो जो चीजें लगी हैं उस चीज को बनाने में, या फिर एक प्रोडक्ट को बनाने में जो जो चीजें इंक्लूडेड हुई हैं या फिर लगी हैं, उन चीजों का प्राइस सब कुछ ऐड करके वो सब चीजें क्या होती है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो ये आपका मतलब समझ में आ गया कि वैल्यू एडेड का क्या मतलब होता है कि रॉ कॉटन के ऊपर भी कितनी वैल्यू लगी है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट की मार्केट लेवल पे गुड एंड सर्विसेज की क्या वैल्यू है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की कि उसके ऊपर उस चीज को बनाने में, उस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी चीजें लगी हुई हैं, उन सब चीजों का एडिशन। ठीक है, सो ये वैल्यू एडेड मेथड होता है। इन सब चीजों का मतलब हमने देख लिया, इसका हमने फॉर्मूला देख लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैल्यू एडेड मेथड। अब इसके हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, लाइक सबसे पहले यहाँ पर हमें लिखा है कैलकुलेट GVAMP या GVAMP और GDPFC, ये दोनों हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि GVAMP। ठीक है, GVAMP हमें कैसे निकालना है वो देख लेते हैं। तो GVAMP से हमें याद आ रहा है कि ये तो हमने फॉर्मूला देखा था कहीं पे, वैल्यू एडेड मेथड का था शायद, है ना। तो वही चीज है, आपको वैल्यू एडेड मेथड का सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है कि GVAMP हमने यहाँ पे लिख दिया। और इसमें फॉर्मूला क्या था, इसमें फॉर्मूला था, याद करो याद करो, वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि GVOMP, अगर GVOM और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अगर GVOMP नहीं था तो क्या था, सेल्स। ठीक है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस चेंज इन स्टॉक, ये फॉर्मूला था हमारा। ऊपर जो मैंने आपको लिखवा अपनी डायरी में देखो। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। अब सेल्स जो है वो तो हमें लिखी हुई है, 500 रुपए है, और चेंज इन स्टॉक तो यहाँ पर अभी भी नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक है। तो चेंज इन स्टॉक नहीं होता तो इसको हम क्या लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 20, और ओपनिंग स्टॉक कितना है, 30। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी हमें दे रखा है, नाम अलग है बट है वही, 300 रुपए। ठीक है, इस तरीके से तो हमने सेल्स, तो हमारा GVAMP कितना आ गया, 500 माइनस 10 माइनस 300। तो 500 में से ये 200, 200 में से 10 गए 190, तो 190 तो गया, आ गया हमारा GVAMP। तो ये हमने ऊपर लिख दिया इस तरीके से कि GVAMP हमारे कितना आया, 110 रुपए। अब यहाँ पे बोला कि GVAFC भी निकाल के दिखाओ। तो GVAFC निकालने के लिए हमारे पास ऑलरेडी क्या हमने निकाल लिया था, GVAMP। तो G से G कट गया, V से V कट गया, A से A कट गया, लेकिन अब हमें MP से FC पे जाना है। तो जब हमें MP से FC पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्या कर देते हैं, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो टैक्स तो हमें गिवन नहीं है तो टैक्स के लिए हम 0 लगा देंगे, लेकिन सब्सिडीज हमारे पास है 40, तो यहाँ पे हमने 40 लिख दिया। और GVAMP हमारे पास आ गया था 190, तो GVAFC हमारे पास कितना आएगा, 190 माइनस माइनस प्लस 40, तो हमारे पास कितना गया, 230। तो GVAFC कितना आ गया हमारे पास, 230। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे पास क्या निकालना है हमें, यहाँ पर मैं ऊपर लिख देती हूँ, GVAFC हमारा आ गया 230। GVA का क्या मतलब होता है, GDPFC भी निकल सकता है, याद है मैंने ऊपर आपको बताया था ये देखो कि अगर हमारे पास GVAMP है या फिर GVAFC है तो इसका मतलब क्या होता है, GDPMP या फिर GDPMP या फिर GDPFC। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया है कि हमारा GVAFC कितना होता है,
230, लेकिन इसका मतलब है कि GDP-FC भी कितना होगा हमारा 230। अब हम कर लेते हैं यहाँ पर, देखो ये दोनों ठीक आंसर है। ओके, तो ये होता है आपका वैल्यू एडेड मेथड वाला। ठीक है, एक और कर लेते हैं हम यहाँ पर कैलकुलेट। हमें GVOMP निकालना है। क्या निकालना है? GVOMP। अब GVO क्या था? वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये देखो फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला याद है तो सब हो जाएगा। GVOMP हमें ये होता है, और इसमें आप बस फॉर्मूला लिखो पहले तो। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हमारा फॉर्मूला, लाइक यहाँ लिख देती हूँ, GVAMP इज इक्वल टू GVOMP माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है? GVOMP, पर हमें GVAMP लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। तो इसमें फिर हम क्या करेंगे? हमें निकालना है ये वाला। तो हमें सबसे पहले ये तो निकालना ही है, लेकिन हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा GVAMP। कैसे निकालेंगे? NVAFC की वजह से। ठीक है, तो इसको हटाओ, तो हमारे पास है NVAFC, लेकिन हमें निकालना क्या है? GVAMP निकालना है हमें। ठीक है, तो अब इसमें प्लस माइनस करना है। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या होगा? प्लस डेप्रीसिएशन। V से V कट गया, A से A कट गया। FC से MP पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला लिखाए थे। अब ये NVFC कितना है? 100। डेप्रीसिएशन कितना है? 10। नेट इनडायरेक्ट टैक्स वो दिया नहीं हुआ, तो टैक्स माइनस सब्सिडी। टैक्स लिखा हुआ है? नहीं, टैक्स भी नहीं है। हाँ, एक्साइज ड्यूटी है, तो एक्साइज ड्यूटी भी तो टैक्स ही होता है। माइनस सब्सिडीज कितनी होगी आपकी? 5 रुपए की। तो 100 प्लस 10 प्लस 15 कितने हो गए? 125। तो मेरा कितना आ गया? GVAMP 125। ठीक है, अब मेरे पास GVAMP आ गया, तो अब मैं वैल्यू एडेड मेथड लिखूंगी। GVAMP इज इक्वल टू GVOMP माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब GVAMP मेरे पास आ गया था 125, GVOMP मेरे को निकालना था, और इनडायरेक्ट कंजम्पशन मेरा 75 है। तो ये 75 यहाँ पर माइनस में, तो उधर कैसे चला जाएगा? प्लस में। तो 125 प्लस 75 इज इक्वल टू GVOMP। तो ये कितना आ गया? 75 में 25 ऐड करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो GVOMP कितना आ गया हमारा? 200। इस तरीके से बस आपको वैल्यू एडेड मेथड करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत आसान है, फॉर्मूला लिख लो बस। फॉर्मूला जो मैंने ऊपर लिखवाया था वो सब उसके अंदर ये सारे फॉर्मूले हैं, तो वो आ गया तो हो गया। ठीक है, इस तरीके से अब हमें करना है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द इनकम मेथड। ओके, नाउ इनकम मेथड में भी हमारा फॉर्मूला है, अगर आप लिख लोगे तो उसमें अच्छे से आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो इनकम मेथड का फॉर्मूला होता है NDPFC। ठीक है, अच्छा एक चीज और रह गई, अगर वैल्यू एडेड मेथड आपका आ गया, जो मैंने आपको ऊपर समझाया था, जैसे कि इसी केस में अगर हम लगा लेते हैं कि हमारा GVAMP जो है वो 125 आ गया था। कितना आ गया था? 125। ठीक है, और GVO हमारा आ गया था 200। तो GVA अगर हमारे पास है MP वो भी 125, यानी कि हमारे पास GDP-MP है 125। ठीक है, अब अगर आपको इससे बोल दे, क्वेश्चन में आपको ये बोल दे कि वैल्यू एडेड मेथड से आपको GDP-MP निकालना है, तो आपने GDP-MP तो निकाल लिया, लेकिन उसके बाद आपको इसी का नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे करोगे? तो मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? ये देखो NNP-FC। ठीक है, नेशनल इनकम को आप NNP-FC बोलोगे। तो यहां पर आपको क्या करना है? NNP-FC निकालना है आपको विद द हेल्प ऑफ GDP-MP। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए माइनस NFIA, और MP से FC पे जाने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इस तरीके से आप करोगे। ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में सारी चीजें मेंशन होंगी। तो आपको हर मेथड से पहले तो आपको इनकम मेथड से या फिर वैल्यू एडेड मेथड से एक पर्टिकुलर चीज निकालनी है। वो पर्टिकुलर चीज क्या होती है? NDPFC, और वैल्यू एडेड वाले मेथड में क्या होती है? GDP-MP। तो ये सब चीजें निकालोगे तो फिर NNPFC आराम से निकल जाएगा, प्लस माइनस डेप्रीसिएशन या प्लस माइनस NFIA या प्लस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, सो NDPFC निकालने के लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जिसको आप COE बोलते हो, यानी कि एम्प्लॉयज को क्या क्या मिलता है। ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, कि कितना आपके पास सरप्लस है। ठीक है,
प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये तीन चीजें आपको ऐड करनी है तो आपका मिल जाएगा एनडीपीएफसी। ठीक है। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या होता है कि वेजेस और सैलरी कितनी मिली है एम्प्लॉयज को, प्लस वेजेस एंड सैलरी के अलावा और क्या क्या मिला है, प्लस एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए भी कितना पैसा लगा है एम्प्लॉयज के लिए, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आ गया। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आएगा, कोई रेंट और रॉयल्टी आ रही है आपकी, कोई इंटरेस्ट आ रहा है, कोई प्रॉफिट आ रहा है। अगर प्रॉफिट नहीं गिवन है तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स प्लस रिटेन अर्निंग प्लस डिविडेंड करना पड़ेगा। इन तीनों को ऐड करने से आपका प्रॉफिट निकलेगा। ये फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड करोगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट के लिए तीनों ऐड करने पड़ेंगे। प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ऐड करना है। अब हमें दो चीज का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, मतलब इन सब चीजों का और अच्छे से मतलब समझा देती हूँ, उसके बाद हम इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। और एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम कैसे निकालोगे, इनकम मेथड से हमारे पास एनडीपीएफसी आ गया था तो हमने लिख दिया प्लस, इसमें देखो नेट नेट है तो कुछ नहीं करना, डोमेस्टिक से लेकर हमें नेशनल पे जाना है तो प्लस एनएफआई है, और पी से पी कट गया, एफसी और एफसी तो कट ही गया, तो प्लस एनएफआई कर दोगे, ओके। अच्छा, अब हमें इनकम मेथड में देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है कि एम्प्लॉयर ने यानी कि मालिक ने एम्प्लॉय को कितना पैसा दिया है या फिर कितना अमाउंट दिया है, यानी कि कैश में दिया है, ठीक है। कैश में क्या क्या आ गया आपका, वेजेस, सैलरी, बोनस, डियरेंस अलाउंस, कमीशन। और काइंड में क्या क्या आ जाएगा आपका, जैसे कि यूनिफॉर्म दे दिया आपको काम करने के लिए कि यहाँ पर काम करना होगा तो ये वाली यूनिफॉर्म पहन के आओगे, और इस वाले व्हीकल में आओगे यानी कि इस वाली कैब में आओगे तो ये वेजेस एंड सैलरी इन काइंड आ जाएगा। और एम्प्लॉयर्स, ये एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कि जो आपका पीएफ वगैरह होता है, फंड होता है, लेबर या फिर वेलफेयर फंड होता है, तो उस वो भी आपकी सैलरी में लग के आता है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो मालिक करता है या फिर बॉस करता है ताकि एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी होती रहे, जैसे कि फंड, प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ वगैरह। जब आप कंपनी से जाते हो तो आपको पीएफ जो है मिल जाता है, वो पीएफ आपकी हर महीने सैलरी से कटता रहता है, लेकिन जब आप कंपनी से निकलते हो तो पीएफ आपको इकट्ठा मिल जाता है। सो दैट इज, है ना। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब कि हमने कितना इनकम अर्न की है, ठीक है, रेंट से, इंटरेस्ट से, रॉयल्टी से, इस तरीके से। और उसके बाद हमारा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसको हम MISE बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इट इज द इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर्स, जैसे कि फार्मर, लेबर ने कितनी इनकम जनरेट करी खुद के दम पे, ओन अकाउंट वर्कर्स एंड यूनिकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज, जैसे कि रिटेल ट्रेडर, स्मॉल शॉपकीपर्स, या फिर अगर छोटे छोटे लेवल के एंटरप्रेन्योर्स है तो उन्होंने कितनी इनकम अर्न करी, ठीक है। सो ये हो गया आपका मिक्स्ड इनकम। तो अब हम इसका एक वो कर लेते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें जीडीपी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करना है। अब आप कहोगे कि इनकम मेथड पे तो एनडीपी एमपी था, लेकिन हमें क्या निकालना है, जीडीपी, सॉरी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी एमपी निकालना है। तो यहाँ पर देखो जीएनपी एमपी अगर हमें निकालना है तो हमें वर्क एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज, डेप्रिसिएशन, सेल्स टैक्स, रेंट और इंटरेस्ट, तो ये सब चीजें से हमें ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये इनकम मेथड हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें तो इनकम मेथड में ही आती है, जैसे कि MISE, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इनकम मेथड से एनडीपी एमपी, ठीक है। ये देखो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना, ये NDPFC, ओके। तो इनकम मेथड से हमारा क्या आएगा, NDPFC, पहले हम वो निकालेंगे, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है फिर हम वो निकालेंगे, ठीक है। अब NDPFC के लिए क्या होता है, COE यानी कि कंपनसेशन टू वर्कर्स, उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, और MSIE आता है ना। अब MSSE तो डायरेक्टली दिया हुआ है यानी कि 200 रुपये। आउटस्टैंडिंग सरप्लस देख लेते हैं हम, दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सरप्लस, नहीं दिया हुआ। हमें प्रॉफिट गिवन है, रेंट गिवन है, रेंट एंड रॉयल्टी, प्रॉफिट, और क्या एक तीसरी चीज और कौन सी आती है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रेंट एंड रॉयल्टी, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखो इसके अंदर इंटरेस्ट है, ये रहा इंटरेस्ट, तो OS में ऐड कर दो। रेंट कितना है 120, रेंट 280, ठीक है। और उसके बाद इसमें ऐड कर दो इंटरेस्ट जो कि 120 है, प्लस हमारे प्रॉफिट 140। अब कितने हो गए, 280 प्लस 120 कितने हो गए, 400,
540, ठीक है। तो हमारा आउटस्टैंडिंग सरप्लस हो गया 540। और COE यानी कि कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज में वेजेस एंड सैलरी आ गया। और देखो वेजेस एंड सैलरी, अब ये डिविडेंड हमने क्यों काउंट नहीं किया, क्योंकि प्रॉफिट हमने ऑलरेडी पूरा एज अ होल मिला हुआ है, तो हमें डिविडेंड को ऐड करने के लिए जरूरत नहीं है। और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम ये आएगा हमारा इसमें COE में, जो कि हमारा है 130। वेजेस एंड सैलरी हमारे पास आ गया 150। और इन काइंड वाला हमें गिवन नहीं है, तो हमें इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा कितना हो गया 08580। तो COE हमारा आ गया 580, आउटस्टैंडिंग सरप्लस आ गया 450, 540, और MISC कितना आ गया 200 रुपए। तो NDPFC हमारा कितना हो गया 580 प्लस 540 प्लस 200, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 780 प्लस 540, इस तरीके से आप ऐड कर लो। तो 1320 रुपये हमारा कितना आ गया NDPFC। ओके, तो ये आ गया हमारा NDPFC। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमें GDP-MP निकालना है, ठीक है। तो अब हम इसको रब कर देते हैं, आपको रब नहीं करना है। तो हमें निकालना है GNP-MP, लेकिन हमारे पास है NDPFC, ठीक है। अब हमें इसमें प्लस माइनस ही करना है। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए, ठीक है। और FC से MP पे जाने के लिए प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इतना समझ में आया। अब NDPFC कितना था 1320, प्लस डेप्रीसिएशन कितना है हमारा, यहाँ पर लिखा हुआ था, ये देखो ये रहा 50 रुपए। NFIA है यहाँ पर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, फ्रॉम अब्रॉड नहीं। तो फ्रॉम अब्रॉड को 0 मान लेते हैं और टू अब्रॉड 80, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। और NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, हमें इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी गिवन है, तो वो लिख लो 10। और डायरेक्ट टैक्स में एक तो हमारा गया एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स। तो एक्साइज ड्यूटी हमारी 90 रुपए और सेल्स टैक्स कितना है 20 रुपए। तो यहाँ पर ऐसे कर लेंगे। अब हमें बस इसको कैलकुलेट करना है, 50 माइनस 80 और 80 प्लस 100, ठीक है। अभी आ गया 120, सॉरी 1320 प्लस ये आ गया आपका 70। तो ये कितने हो गए आपके 1390, आपका कितना आ गया GNP-MP। इस तरीके से आपका नेशनल इनकम मेथड फ्रॉम इनकम मेथड हो गया। अब आपको अगर ये भी बोला जा सकता है कि जैसे क्वेश्चन में तो आपको GNP-MP निकालने के लिए बोला था, लेकिन आपको ये भी बोल सकते हैं कि इन सभी से आपको नेशनल इनकम निकालना है, यानी कि NNP-FC निकालना है। तो वो उस केस में आपको फिर वो प्लस माइनस डेप्रिसिएशन NFIA NIT करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें आना है, अगर आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो ये मैंने नोट्स आपको टेलीग्राम पे दे दिए हैं, वो आप आराम से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर इंक्रीजिंग योर स्किल्स, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट मेथड बचा है जो कि है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, वो भी हम कर लेते हैं। ये रहा। नाउ एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लिख लो। इसमें देखो क्या होगा GDP-MP, ओके। GDP-MP आपको किस में था, उसमें भी था वैल्यू एडेड मेथड में, ओके। और एक्सपेंडिचर मेथड में भी है। सो GDP-MP में क्या आएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर, अभी बताऊंगी क्या होता है। फिर आएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है तो इसके लिए आपको दो चीजें ढूंढनी पड़ेगी, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या फिर चेंज इन स्टॉक, ओके, जिसको आप इन्वेंट्री भी बोल सकते हो। चेंज इन स्टॉक नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और GDP-FCF नहीं है तो इसमें आपको और तीन चीजें ढूंढनी पड़ती है, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। एंड ये हो गया तीसरा। और लास्ट में आप ऐड करोगे नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, ठीक है। तब जाके आपका GDP-MP आएगा इन एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। और GDP-MP आ गया तो फिर आपका NNP यानी कि FC यानी कि नेशनल इनकम से आराम से निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है ये। अब हम एक दो इसका पहले मीनिंग देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका क्या है, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसकी मीनिंग पे।
सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड, प्राइवेट, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। तो इसमें क्या होता है, जितना भी खर्चा हाउस होल्ड्स ने किया है, घरों ने किया है, और प्राइवेट नॉन प्रॉफिट यानी कि नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ने किया है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ने, तो वो आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ गया, जिसको आप पीएफसीई भी बोलते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और फॉर्मूला लिख सकते हो आप, वैसे तो इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, समझ में आ गया? सो ये हो गया। और उसके बाद आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? जो खर्चा गवर्नमेंट करती है, ओके। और उसके बाद आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको आप GDFC बोलते हो, इसके अंदर क्या आता है? एक तो इसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट यानी कि इट रेफर्स टू एडिशन। इन्वेस्टमेंट तो आपको पता है क्या होता है कि हम कहीं पर पैसा लगा रहे हैं फॉर द रिटर्न, ठीक है। अब ये जो GDFC है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है? एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट, कि अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट ला रहे हैं, जैसे कि मशीन, प्लांट्स या फिर इक्विपमेंट्स या फिर बिल्डिंग, उनके ऊपर जो खर्चा होता है वो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा। और चेंज इन स्टॉक तो आपको पता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक आता है, ठीक है। सो ये हो गया। तो इन दोनों से यानी कि GFCF से माइनस करेंगे उसमें से चेंज इन स्टॉक, तो आपका GDCF निकल जाएगा, ओके। और नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स इज नोन एज एक्सपोर्ट। तो ये आपका मतलब भी हो गया। एक्सपेंडिचर मेथड कैसे, उसका क्या फॉर्मूला होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला होता है। और इससे आप नेशनल इनकम कैसे निकालोगे वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं इसका। ये देखो, ये रहा, फाइंड आउट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हम इसमें नेशनल इनकम ही निकालेंगे, ठीक है। यानी कि हमें निकालना है NNPFC निकालना है। क्या निकालना है? NNPFC। अब NNPFC निकालने के लिए देखो कौन सा मेथड यूज हो रहा है। यहाँ पर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, तो आपको झट से समझना है। अच्छा, PFCE है, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड यूज हो रहा है, तो हमें एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या था? GDP MP इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और उसके बाद हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन था, आई गेस। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एक बार दोबारा देख लेते हैं हम। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद नेट एक्सपोर्ट प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये आएगा, ओके। अब हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 450 का, लिख दो 450। गवर्नमेंट फाइनल कितना है हमारा? देखो, गवर्नमेंट फाइनल तो यहाँ पर अच्छे से बता नहीं रखा, बट ये है, देखो लिख रखा है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि कितना है? 180 का, 180, ठीक है। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है? नहीं है, लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है और स्टॉक भी है, ठीक है। तो 200 यही सॉल्व कर लेते हैं, 200, बट वहां पे भी सॉल्व कर लेना। 220 माइनस में आएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक, प्लस आएगा, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो यानी कि इसको यहीं लिख लो, 220 यहाँ पर, 220 प्लस क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक 100 में से 60, ये ना पूरा अच्छे से लिखोगे, ठीक है। और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट कितने? एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हमें दिए नहीं हुए, लेकिन इंपोर्ट है, तो हम 0 माइनस 70 कर देते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट तो है ही नहीं। इस तरीके से तो आप ये सॉल्व करोगे। 150, 450, 180, 220 प्लस 40, 260 माइनस 70, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस कर दो थोड़ा इजी के लिए, 110, ठीक है। तो 0, 1, 7, 7 और 12, 4, 5, 6, 7, 8, 820 आ गया GDP MP बाय एक्सपेंडिचर मेथड, क्योंकि क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर मेथड ही था, ठीक है। तो हाँ, 820 आ गया। अब उसके बाद हमें NNPFC, सॉरी, नेशनल इनकम के लिए NNPFC निकालना है, और हमारे पास क्या है? GDP MP बाय द एक्सपेंडिचर मेथड।
ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करना होगा, माइनस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करना होगा, प्लस, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमें करना होगा प्लस NFIA, ठीक है। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब हमारे पास GDP MPA 820, डेप्रीसिएशन देखो कहाँ पर है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी कि डेप्रीसिएशन 50, इसमें माइनस कर दो 50। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड शायद था नहीं उसमें, फ्रॉम अब्रॉड है, NFIA मिल गया, लेकिन इसका कोई यूज नहीं क्योंकि NFIA पूरा है, -120 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो -120, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स है यहाँ पर, सब्सिडीज हमें गिवन है, टैक्स हमें गिवन नहीं है, तो 30 रुपए, तो 0 - 30। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 820 -50 -120 प्लस 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 820 -20 -120, 820 -140, और अब कितना आएगा 12 में से 780, सॉरी 680 करोड़ आएगा क्योंकि 7 में से 1 भी माइनस करना, ठीक है। तो 680 करोड़ आपका यहाँ पर आ गया आंसर एज नेशनल इनकम। ओके, सो इस तरीके से आपको नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है बाय द 3 मेथड्स, वैल्यू एडेड इनकम और आपका एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। अब हमें एक चीज और देखनी है, सिलेबस में आओ, कि एक तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स वाला देखना है और GDP MP वाला देखना है, ठीक है। सॉरी, GDP ग्रॉस, आप सिलेबस में देखो क्या क्या बचा हुआ है हमारा, ये देखो सिलेबस में हमारे रह गया है GDP डिफ्लेटर, GDP एंड वेलफेयर, रियल एंड नॉमिनल GDP। तो पहले हम रियल एंड नॉमिनल GDP देख लेते हैं क्या होता है। अब ये देखो रियल एंड नॉमिनल GDP, नॉमिनल GDP क्या होती है, सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, एक साल में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बनी है उनकी वैल्यू का सम टोटल एट करंट मार्केट प्राइस, जो कि अभी का मार्केट प्राइस चल रहा है, ठीक है। जैसे मान लो अभी का मार्केट प्राइस टमाटरों का 80 रुपए या फिर 160 रुपए किलो चल रहा है, ठीक है। सो ये हमारा हो गया कि करंट ईयर के मार्केट प्राइस पे हम किसी सारे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी अगर वैल्यू को ऐड करेंगे, जैसे मान लो अगर पिछले साल टमाटर की जो वैल्यू है वो 40 रुपए पर किलो थी, ठीक है, लेकिन अब हमारी आ गई है 80 रुपए पर किलो, यानी कि करंट मार्केट प्राइस पे। तो हम करंट मार्केट प्राइस के नाम पे ही उस ईयर के सारे प्रोडक्ट्स की वैल्यूज को जोड़ देंगे, ठीक है। और रियल GDP क्या होती है, सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन ईयर वैल्यूज एट अ प्री डिटरमाइंड बेस मार्केट प्राइस। अगर हम खुद अपने प्री डिटरमाइन मतलब जो हम खुद डिसाइड करें कि बेस मार्केट प्राइस की इतना तो होना ही होना चाहिए प्राइस इस वैल्यू का, तो अगर हम उस प्री डिटरमाइंड बेस मार्केट प्राइस से किसी प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की या फिर सर्विसेज की वैल्यू को हम ऐड करेंगे, सो रियल GDP कहलाएगी, ठीक है। GDP इज व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ ऑल द फाइनल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, है ना। लेकिन अगर हम उसका जो प्राइस है वो बेस मार्केट प्राइस पे ले रहे हैं या फिर करंट मार्केट प्राइस पे ले रहे हैं, तो इसके हिसाब से रियल एंड नॉमिनल GDP जो है वो डिवाइड हुई है, ठीक है। सो ये आपको एक छोटा सा डिफरेंस करना था। अब एक बार हम GDP डिफ्लेटर और देख लेते हैं। ये देखो GDP डिफ्लेटर पे आते हैं। नॉमिनल GDP जो है वो अफेक्ट किस चीज से अफेक्ट होती है, बोथ बाय चेंज इन प्राइस, की प्राइस चेंज हो रहा है, एज वेल एज आउटपुट, की आउटपुट कितना है और प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, इन दोनों से नॉमिनल GDP जो है वो अफेक्ट होती है। लेकिन रियल GDP जो है वो सिर्फ चेंज इन आउटपुट से ही उसके ऊपर फर्क पड़ता है। अब इस इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए, टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस एंड टू नो द रियल चेंज इन आउटपुट, अब हमें प्राइस में चेंज नहीं देखना है, उस चीज को हटा के हमें ये देखना है कि आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, सिर्फ हमें वो देखना है। तो उस चीज के लिए हम GDP डिफ्लेटर का यूज करते हैं, ठीक है। GDP डिफ्लेटर जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज का एवरेज प्राइस निकालता है, ठीक है, कि इस गुड एंड सर्विसेज का
प्राइस, एवरेज प्राइस कितना होना चाहिए वो जीडीपी डिफ्लेटर निकालता है, ठीक है। चेंज इन प्राइस यानी कि हाई और लो नहीं देखता, एवरेज निकालता है। तो उसके लिए यानी कि रियल जीडीपी निकालने के लिए या फिर जीडीपी डिफ्लेटर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, नॉमिनल जीडीपी को ऊपर रख दो और रियल जीडीपी को नीचे रख दो, अपॉन में इनटू 100 कर दो, ठीक है। तो आपको बस एक फॉर्मूला यहाँ पर देखो, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि नॉमिनल जीडीपी है 15,200 लाइक 15,294, ये है आपकी नॉमिनल जीडीपी। और जीडीपी डिफ्लेटर आपको कितना गिवन है, 102.5, और आपको रियल जीडीपी निकालनी है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। तो जीडीपी डिफ्लेटर आपको कितना गिवन था, 102.5। नॉमिनल आपको कितनी गिवन है, आपको गिवन है नॉमिनल 15,294 और रियल आपको गिवन है इनटू 100, ठीक है। सो जस्ट आपको इसको सॉल्व करना है। अगर आर ऊपर ले जाओगे ये नीचे आ जाएगा, इट्स समथिंग लाइक पॉइंट भी लगा दो, आर आ जाएगा, जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू आ जाएगी आपकी नीचे, ठीक है। आप पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हो और इसको एक लाइक इसके आप 2 डेसिमल पॉइंट का आंसर निकालोगे जस्ट बाय डिवाइडिंग इट, ठीक है। तो आपका अराउंड जो रियल जीडीपी है वो आ जाएगी 14,921.27 लाख रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जीडीपी डिफ्लेटर के वजह से आप रियल जीडीपी भी निकाल सकते हो, नॉमिनल जीडीपी भी निकाल सकते हो। और अगर आपसे पूछे कि जीडीपी डिफ्लेटर आप कैसे निकालोगे, तो ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो हर किसी गुड एंड सर्विस का एवरेज प्राइस आपको बता देता है। तो ये कंसेप्ट हो गया आपका जीडीपी डिफ्लेटर का। अब हमारा एक लास्ट कंसेप्ट बचा है जीडीपी एंड वेलफेयर। वेलफेयर का क्या मतलब होता है कि सब कुछ सही सलामत है, स्टेट ऑफ वेलबींग। और जीडीपी का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि वो वेलफेयर या फिर वेलबींग को दर्शा रहा है। जीडीपी इज सम टोटल ऑफ ऑल दी वैल्यूज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सबसे पहला चीज है, ठीक है। इट इज पॉसिबल कि अगर जीडीपी बढ़ रही है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में ऑल्सो इंक्रीज। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में थोड़ा सा गैप आ जाए, जैसे कि रिच जो है और पुअर के बीच में जो गैप है वो भी बढ़ सकता है, ठीक है। अगर जीडीपी बढ़ी तो मतलब रिच और पुअर के बीच का गैप भी बढ़ गया, ठीक है। सो जीडीपी यहाँ पर कोई भी वेलफेयर नहीं कर रही है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बीच में जो गैप है वो बढ़ा रही है। अगर जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो वेलफेयर नहीं हुई, इसमें लोगों की भलाई नहीं हुई, है ना। और इन्फ्लेशन देखो, जैसे अगर जीडीपी बढ़ गई, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ रहा है, प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ रहा है, तो उससे जीडीपी अगर दिख रही है तो उससे क्या होगा, वो वेलफेयर नहीं है। अगर इतना ज़्यादा प्रोडक्ट का प्राइस हो जाए तो महंगाई बढ़ेगी, जीडीपी तो बढ़ जाएगी बट महंगाई भी बढ़ेगी, तो उससे लोगों का फायदा नहीं हुआ। और पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, जीडीपी जो है वो पॉपुलेशन को कंसिडर ही नहीं करता या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ को देखता ही नहीं है, ठीक है। इट इंक्रीजेज इन पॉपुलेशन इज मोर देन द इंक्रीज इन, इफ अगर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, वो ज्यादा है देन इंक्रीज इन जीडीपी, तो वो क्या रिड्यूस कर देगी, पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स। मतलब एक इंसान के पास कम नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सबकी डिमांड बढ़ेगी कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो एक इंसान के पास कम सर्विसेज एंड कम गुड्स आ पाएंगे। और जीडीपी बढ़ती तो है ही, लेकिन अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई जीडीपी से तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम हो जाएगी, तो उससे वेलफेयर नहीं हुई। एक्सटर्नलिटी क्या होती है, दोज बेनिफिट और हार्म ऑफ एन एक्टिविटी विच आर कॉज्ड बाय फर्म और एन इंडिविजुअल फॉर विच दे आर नॉट पेड और पेनलाइज। एक्सटर्नलिटी मतलब कुछ थ्रेट्स हो सकते हैं, फिर कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिससे कि बाहर वाले लोगों को या फिर अदर्स को बेनिफिट हो रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। और कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो दूसरों को नुकसान पहुंचा देती हैं, तो उसको हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटीज होती हैं इनका कोई लेना देना नहीं होता मार्केट ट्रांजेक्शन से, ठीक है, डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर भी जीडीपी कोई भी वेलफेयर नहीं कर रही है, ओके। और उसके बाद नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, अगर मतलब जीडीपी में ये सब चीजें आ जाता है कि इससे भी हार्म पहुंच रहा है, इससे फायदा हो रहा है, सो इससे हमें और क्लियर चीजें पता चल जाती, ठीक है। तो यहाँ पर भी जीडीपी जो है सिर्फ वो पैसे को देख रही है, क्वांटिटेटिव टर्म्स को देख रही है, क्वालिटेटिव टर्म्स को नहीं देख रही है। और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, ठीक है, बहुत
बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसके जो कि जीडीपी में कंसिडर नहीं होती है। जैसे अगर टीचर अपने ही बच्चों को पढ़ा रहा है और इन सब चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि इसका हमें डाटा ही नहीं पता होता, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो इकोनॉमिक वेलफेयर को इन्फ्लुएंस करती हैं और वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती। तो इसमें फिर भी जीडीपी में अगर ये ऐड नहीं होती तो कोई वेलफेयर नहीं हो रही है। तो इस तरीके से जीडीपी हमेशा भलाई ही नहीं करती है लोगों की, इसलिए ये 5 चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। और इसी के साथ हमारा ये जो बड़ा सा भयंकर सा चैप्टर था वो फाइनली खत्म होता है। आपको बस इसमें ना अच्छे से फॉर्मूलाज को गो थ्रू करना है और जितना प्रैक्टिस आप क्वेश्चंस की करोगे इन नोट्स से कर लो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और थोड़े से आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स जानना है, तब जब आपके अच्छे से नोट्स के आप अच्छे से अगर आप अच्छे से नोट्स को स्टडी करोगे और न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से करोगे तो आपको पूरा जो चैप्टर है बहुत इजीली कवर हो जाएगा। सो आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।